दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन विद एमके गौतम में। और बहुत सारे दिन हो गए, बहुत टाइम हो गया और मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा था। कोशिश यही रहती है कि लगातार वीडियो रहे, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि सारे काम एक साथ तो हो नहीं सकते। तो कोशिश यही रहेगी कि आपको जो भी सीरीज छूटे हुए हैं और जो भी आगे आने वाले जो वीडियो हैं उनको भी लगातार हो, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा। और कोशिश यही रहती है कि आप जितना अच्छा से पढ़िए, अभी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और बहुत सारे काम भी हैं ऐसे जो छूट रहे हैं, तो उनको आप करिए और साथ ही साथ पढ़ाई को जारी रखिए। तो चलिए हम आज के इस सीरीज में देखेंगे जो ज्योग्राफी का कुछ पर्सन है, जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लेकिन इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है बेसिक कंसेप्ट से ही आते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो कुछ बेसिक कंसेप्ट अगर कोई भी पीटी देते हैं एग्जाम, या एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको एक ही ध्यान में रखना है कि जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बेसिक से ही आएंगे, जो ऊपर पोर्शन होता है। जैसे कि अगर बात करें तो व्यास कितना है, ब्रह्मांड में कितने गैलेक्सियां होते हैं, और ब्रह्मांड में जो तारे होते हैं वो कैसे होते हैं, तारे के जो भी अपवर्तन है, जैसे अगर बात करें रेड गैरनेट, सुपरनोवा, पल्सर स्टार, उसके बारे में देखेंगे। जो हमारी आकाशगंगा है उनके बारे में देखेंगे। तो कुछ बेसिक बातें उठ के आती हैं ब्रह्मांड चैप्टर से, जो आपको पढ़ना है। लगातार ये जारी रहेगा ज्योग्राफी, और जो भी हिस्ट्री का पोर्शन है, जो भी साइंस का पोर्शन है, जो भी मैथ का पोर्शन है, वो लगातार जारी रहेगा। लेकिन होता क्या है कि काम आ जाते हैं, बल्कि आप तो देख ही रहे हैं कि मेरा व्यू ज़्यादा नहीं है और ना ही मेरा सब्सक्राइबर ज़्यादा है, क्योंकि मैं मेहनत नहीं करता, क्योंकि ये सोचता हूँ कि चलो यार कुछ कल बेहतर होगा तो कुछ अच्छा होगा ही होगा। जरूरी नहीं कि आज से ही हम ट्राई करें, थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करते हैं कि अच्छा हो। लेकिन ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि अपने तरफ से कोशिश मैं करता रहता हूँ। लेकिन आप लोग को भी आगे बढ़ाना है। हो सकता है कि किसी को पसंद भी हो और किसी को नहीं पसंद हो, लेकिन मेरा कोशिश रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर लोगों को पसंद आया और अपना प्यार मेरे साथ शेयर करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं ब्रह्मांड के चैप्टर में। देखिए, ब्रह्मांड ऐसा चैप्टर है जो आपको बेसिक, मैंने जैसे बताया कि बेसिक से आएगा, तो बेसिक से ही मैं बताऊंगा, लेकिन उसका डीप थोड़ा जान लेना बेहतर होगा। थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये चीज़ आपको बुक में भी मिल जाएंगी और बहुत सारे किताब भी अब आते हैं, लाखों करोड़ों किताब आते हैं, मतलब कि असंख्य किताब है। जितने किताब सोचेंगे उससे भी कहीं ज़्यादा किताब आते हैं। लेकिन हम ये वीडियो क्लास इसलिए रहता है क्योंकि जो आपको समझ में आए वो बेहतर समझ में आए और थोड़ा अधिकतर समझ में आए। ठीक है, तो कोशिश करते चलिए आगे बढ़ते। देखिए, ब्रह्मांड ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, उसको पढ़ेंगे। देखिए, ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड का मतलब कि सारे सृष्टि जिसे कहते हैं वही एक ब्रह्मांड हुआ। ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, जितने भी उपग्रह हैं, उल्का पिंड है, जितने भी आकाशगंगा है जिसे गैलेक्सी कहा जाता है, और जितने भी निहारिका हैं, वो टोटल चीज जितने भी आते हैं वो ब्रह्मांड में ही है। ब्रह्मांड में सूर्य भी आता है, ग्रहों भी आता है, जितना भी चीज है, चंद्रमा, जितना भी चीज है, सब ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का मतलब है कि संपूर्ण काल का जिसमें अंतर्ग्रह हो, मतलब जिसमें पूरी तरह से अंतर दिया हो, उसे ब्रह्मांड कहा जाता है। जैसे मैं समझने की कोशिश करूंगा थोड़ा विस्तार से। देखिए, यहाँ पे देखिए, ये एक तरह से आप ब्रह्मांड इसको मान लीजिए, ठीक है, इसको आप ब्रह्मांड मान लीजिए। तो ब्रह्मांड में क्या होता है कि इसमें आकाश है, आकाश गंगा या गैलेक्सी का ये आकाश गंगा, ठीक है, आकाश गंगा। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ, इसमें ग्रह आते हैं, उल्का पिंड आते हैं, तारे आते हैं। तो मतलब जितने भी चीज है जो हमारी सृष्टि पे घटित होती है, या जो भी चीज आप देख रहे हैं, सूर्य, तारे, उल्का पिंड, निहारिका, जितने भी चीज है वो सब ब्रह्मांड में आते हैं। अब ब्रह्मांड में आते हैं तो आप समझ गए ब्रह्मांड कौन क्या है। ब्रह्मांड के अंदर में तो हमने बता दिया कि आकाश गंगा, गैलेक्सी, तारा, ग्रह, उल्का पिंड, निहारिका, जितने भी चीज है आपको ब्रह्मांड में ही आते हैं। तो ब्रह्मांड की सबसे रोचक बात यह है कि इसकी उत्पत्ति के बारे में सबसे बड़ा रोचक बात है। जैसे कि हमने पढ़ लिया कि क्या है, हमने बता दिया कि ब्रह्मांड संपूर्ण काल का अंतर्ग्रहण, इसमें सारी चीजें पृथ्वी पर घटित हुए सम्मिलित है, उस चीज को हम ब्रह्मांड कह सकते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड के अंदर तो हमने बता भी दिया। अब हम बात करें उत्पत्ति के बारे में। देखिए, उत्पत्ति के बारे में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जो सिद्धांत आपको बुक में भी मिलेंगे और यहाँ भी बोर्ड पर आपको देखने को मिलेंगे।
लेकिन सिद्धांत के बारे में ये कहा गया कि कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो सबसे एग्जाम से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बात करेंगे पहले सिद्धांत के बारे में, जो कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। एक है सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी। जो बिग बैंग थ्योरी है जो लॉर्ड लेमेंटर ने दिया था, ठीक है। और एक है आपको स्टेडी स्टेट थ्योरी, ये थॉमस गोल्ड और बॉडी ने दिया था, ठीक है। तो इसके नाम थोड़ा लंबा है लेकिन हमने शॉर्टकट सोचा है देने का, क्योंकि समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे हम, ठीक है। तो गोल्ड और थॉमसन गोल्ड और बॉडी ने दिया है स्टेट थ्योरी। इसका मतलब है साम्य व्यवस्था सिद्धांत। ये प्लस्टिंग यूनिवर्स थ्योरी, यह एलन संडेज ने दिया है। और इसका हम अगर हिंदी में बात करेंगे दोलन सिद्धांत कह सकते हैं, प्लस्टिंग, ठीक है, प्लस्टिंग यूनिवर्स थ्योरी। तो हमने देखा 3 सिद्धांत है। इसमें सिद्धांत में सबसे ज्यादा आपको पढ़ने के क्या मिलेगा, जो भी इसमें सिद्धांत स्टेडी स्टेट थ्योरी और जो प्लस्टिंग इन्वर्स थ्योरी है, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो ये बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था, और जो कि इनका कार्यकाल अगर बात करें तो 1960 से लेकर 1970 तक इनका कार्यकाल है, जो जॉर्ज लेमेंटर ने बिग बैंग थ्योरी दिया था। और इसको जो हम बात करेंगे तो 1967 में वेगनर जो एक खगोल शास्त्री थे, उन्होंने इन्हें प्रचलित किया, सबसे ज्यादा प्रचलित किया 1967 में जाके वेगनर ने, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम ऑफ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे आगे, तो बिग बैंग थ्योरी है क्या, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी है क्या, तो बिग बैंग थ्योरी का मतलब होता है कि हम उसको अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कोशिश यही रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा आपको समझाएं, लेकिन होता क्या है कि सब उंगली तो बराबर है नहीं है। हर मास्टर या अगर टीचर की बात करें तो अलग अलग तरह के पढ़ाते हैं, समझने का तरीका होना चाहिए आपके पास। और जरूरी नहीं है कि हर आप जो भी क्लास कर रहे हैं आप जो है एक ही क्लास कीजिए और रेगुलर क्लास कीजिए। ऐसा नहीं है कि मेरा किया कभी किसी और का किया कभी किसी और का किया। मेरी एक ही सिद्धांत है कि आप किसी का करिए लेकिन पढ़िए, सीधा सवाल है मेरा, ठीक है। अब हम बात करेंगे जॉर्ज लेमेंटर ने जो बिग बैंग थ्योरी दिया था उसके बारे में समझेंगे। बिग बैंग ने किया है, कहा है कि 15 अरब साल, 15 अरब वर्ष कहिए या 1500 साल, 1500 अरब साल, जो कि उन्होंने कहा कि 1500 अरब साल पहले ब्रह्मांड पर एक घटना घटित हुई, जो कि अगर समझेंगे इसको इस तरह से, ठीक है, एक मतलब अग्निपिंड है, इसको अग्निपिंड कहा जाता है। अग्निपिंड, अग्निपिंड यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहा होगा, यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं। एक तरह से कहा गया है कि अग्निपिंड था, और अग्निपिंड में से जो है अलग अलग तरह के जो है मेटर निकले, मेटर मतलब पदार्थ, और अलग अलग पदार्थ जो निकले वो अलग अलग पदार्थ नीचे जमीन पर गिर गए। अगर हम बात करें समझने के, नीचे जमीन पर गया, यह काला हो गया, और काला होने के बाद फिर इसमें जो विस्फोट होकर जो पदार्थ निकला, फिर यहाँ पे जो विस्फोट हुआ पदार्थ का, फिर इसमें भी विस्फोट हुआ। तो धीरे धीरे यह आकार जो है ऐसे 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 बढ़ता चला गया, ऐसे ऐसे बढ़ता चला गया, और यही आकार जो है धीरे धीरे ब्रह्मांड का रूप ले लिया, ठीक है। तो 1500 अरब साल पहले जो है यह सिद्धांत आया था, और जिसके बदौलत बिग बैंग थ्योरी ने यह साबित किया था कि बहुत से अग्नि विस्फोट हुआ ब्रह्मांड में, मतलब अग्नि वलय था, उसमें विस्फोट होने के बाद जो है थोड़े थोड़े पदार्थ, भारी पदार्थ, जैसे भारी पदार्थ का मतलब लोहा है, मतलब कि हाइड्रोजन, निकेल, कार्बन, ये सब जो है पदार्थ निकले, और निकलने के बाद जो है विस्फोट होने के बाद नीचे गिर रहे, फिर वहां पे भी विस्फोट हुआ। तो धीरे धीरे पदार्थ जो है अपने रूप में लेते चले गया, और यही रूप जो है आकाश गंगा गैलेक्सी में कन्वर्ट हो गया। और यही गैलेक्सी लगभग हमारे पृथ्वी पर जो है मतलब ब्रह्मांड पर 100 अरब गैलेक्सियां हैं, 100 अरब गैलेक्सियां हैं। उस गैलेक्सिया में तारे भी आ जाते हैं, और तारे मिलकर सूरज मिलकर जो है गैलेक्सिया, वो भी सूरज एक तरह से तारा ही होता है। तो 100 अरब गैलेक्सियां हैं, 100 अरब आकाशगंगा है, ठीक है, जैसे कि हमने बताया 100 अरब आकाशगंगा। अब क्या हुआ
जब बिग बैंग थ्योरी ने 1960 से 70 में यह साबित कर दिया सिद्धांत को कि जो है 1500 अरब साल पहले जो एक विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद कुछ पदार्थ जो है बाहर निकले, वही पदार्थ धीरे धीरे विस्फोट करते करते आकाश गंगा का रूप ले लिया, गैलेक्सी का रूप ले लिया। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब कि 2010 में जाके जेनेवा के जो एक सेरन इंस्टीट्यूट थे, उन्होंने इस चीज को साबित किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको जो है लगभग दोबारा जो इसको बिग बैंग थ्योरी को दोहराना चाहा। तो दोहराने के बाद क्या हुआ कि लगभग 100, यहाँ देखेंगे 100 फीट नीचे, ठीक है, 100 फीट नीचे और 27 किलोमीटर तक एक बड़ा सा एक गुम्बज, मतलब कि गुम्बज की तरह नीचे खोदा गया, और खोदने के बाद लगभग 1000 वैज्ञानिक इसमें शामिल थे, ठीक है। और इसमें जो है प्रोटॉन के साथ, प्रोटॉन एक मेटल होता है, उसके पदार्थ के साथ टकराया गया और महाविस्फोट करने की तैयारी की गई, और तैयारी किया भी, जिसे हम आप एक और डायमेंशन गॉस थ्योरी और एक मतलब कि गॉस पार्टिकल के नाम से जानते हैं। तो इसी तरह से जो है उन्होंने एक बार और दोहराया, और दोहराने के बाद जो है इन्होंने कोशिश किया कि बिग बैंग थ्योरी को दोहराया गया। तो इस तरीके से दोबारा भी दोहराया गया 2010 में जाके, ठीक है, जेनेवा में कैरन इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। और जाके जो है इस बिग बैंग थ्योरी को जो हम बात करेंगे, तो बिग बैंग थ्योरी को नासा के एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, नासा का एक इंस्टीट्यूट है जिसने 2001 में जाके जो है आपको एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है वेब करके नाम है उसका, वेब एनास्ट्रोकी प्रोस्टिंग नाम है, ठीक है, इसी तरह का नाम है। जो वो इंस्टीट्यूट ने इनको पुष्टि की थी कि बिग बैंग थ्योरी ये सही कह रहा है, ठीक है। तो इनको वहां कहा गया और इन्होंने क्या किया, इस चीज को साबित भी किया और पुष्टि भी कर दिया 2001 में जाके नासा के एक कंपनी ने, जिसने नाम हमने बताया। तो इस तरह से इन्होंने बताया। अब आकाशगंगा के बारे में कुछ विस्तार से जानेंगे। हमने बताया कि 100 अरब आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड में है, और लगभग हम आकाशगंगा की बात करते हैं, यह धूल और कणों से बना, ठीक है। धूल कणों से, जैसे हमने देखा यहाँ विस्फोट होने के बाद आकाशगंगा, इस तरह से हमने देखा जो एक गुंज की तरह होता है, एक मेन सेंटर पर होता है, ठीक है। यह इसमें भी मेन सेंटर होता है, सेंटर के बगल में 100 अरब गैलेक्सियां होते हैं, ठीक है। हम जिस गैलेक्सिया में रहते हैं उसका नाम है मंदाकिनी। हम जिस मतलब कि आकाशगंगा में रहते हैं, गैलेक्सी में रहते हैं, उसका नाम है मंदाकिनी, जिसे मिल्की वे या दूध मेखला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और हमारे जो बगल में जो एक आकाशगंगा है जिसका नाम है देवयानी, वो हमारे आकाशगंगा से, मंदाकिनी से 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। और हम आगे अगर बात करें तो इसका आकार सर्पिलाकार है। आकाशगंगा का, हमारे जो आकाशगंगा है उसका, मंदाकिनी का सर्पिलाकार है, जिसे स्पाइरल भी कहते हैं, ठीक है। इसका देवयानी का नाम एस्ट्रोनॉट है, जो जिसे हम देवयानी कहते हैं, और 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। इसको भी आप याद रखिए। हमारे आकाश में लगभग 88 तारामंडल है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कभी कभी आते हैं कि 88 भी दे देता है, और 88 अगर नहीं रहे तो 89 रहे, और 90, 91, 92 रहे, 4 ऑप्शन आते हैं, तो वहां आप 89 भी मान सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इंपोर्टेंट माना जाता है 88 को ही, ठीक है। तारे, अब हम आकाशगंगा के बारे में पढ़ ले कि आकाशगंगा में सौरभ का आकाशगंगा, हमारी जो आकाशगंगा है वो क्या है। उसके बाद क्या होगी, हम तारे के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, ग्रह भी एक तारा है, और सब तारा से मिलकर ही आकाशगंगा बना हुआ, ठीक है। लगभग 1000 से, मतलब कि 1000 अरब से भी ज्यादा मतलब तारा भी है यहाँ पे। तो तारा की बात करें तो तारा में मुख्यतः 2 गैसें पाया जाता है, हाइड्रोजन, हीलियम। तो हाइड्रोजन, हीलियम पाया जाता है, और सबसे ज्यादा मात्रा में और सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। हम तारे की बात करें तो तारे का सबसे मेन स्रोत है नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है तारा का मुख्य स्रोत है, ठीक है। तारे का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन के द्वारा हाइड्रोजन जो है हीलियम में परिवर्तित करता है, ठीक है, नाभिकीय संलयन के ही द्वारा। तो जो भी तारामंडल, उनका अपना प्रकाश कोई नहीं है, और ना ही ग्रह का अपना प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से ही यह
पूरे काम को अपना निश्चित रूप देता है। ठीक है, तो आकाश गंगा को हमने समझा कि आकाश गंगा को कैसे है, तारे के बारे में समझा, और तारे में कौन कौन सी गैसें होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम। यह नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करता है। ठीक है, अब ऐसी बात है कि जो भी मतलब हम समझेंगे, जो कुछ ऐसी घटना होती है तारामंडल में जो आपको एग्जाम ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बात करें तो एक लाल दानव रेड ग्रेनेड के नाम से आप जानते होंगे। रेड ग्रेनेड का मतलब क्या है कि जब तारे में हाइड्रोजन कम हो जाए और मृत्यु होने, मतलब क्या है कि लाल दानव वो है जिसमें हाइड्रोजन कम होने पर वो मृत्यु के ओर अग्रसित हो जाती है और एक बड़ा सा विस्फोट करती है, वो विस्फोट होकर मृत्यु होने लगती है, उसे हम लाल दानव कहते हैं, रेड ग्रेनेड कहते हैं। सुपरनोवा, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है कि हीलियम को कार्बन में, हीलियम को कार्बन है, कार्बन को भारी पदार्थ में जो विस्फोट होता है, कन्वर्ट होने पर जो विस्फोट होता है, महाविस्फोट, वो सुपरनोवा होता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा के बाद क्या होता है कि कुछ तारे के बारे में और जानकारी आपको लेना है। तारे में अगर तारा का रंग अगर नीला हो तो सबसे ज्यादा तापमांतर उसका, तारा का रंग अगर लाल हो तो सबसे कम उसका ताप है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तारा जो सबसे ज्यादा चमकता हो उनकी मृत्यु सबसे जल्दी होगी, जो तारा कम चमकता हो उसकी मृत्यु थोड़ी देर तक होगी। तो इसको आपने समझ लिया। तारा जो है एक तरह से हमने बताया कि सूर्य भी एक तारा ही है, और तारा जो है खुद अपने प्रकाश से नहीं बल्कि सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। उसी के हम कड़ी में हम देखेंगे, एक आपने सुना होगा ब्लैक होल। ब्लैक होल का शब्द का जो रूपांतरित है, वो मतलब रूपांतरित या प्रयोग की बात करें तो 1967 में जॉन व्हीलर, जो अमेरिकी नागरिक है, जॉन व्हीलर, जो 1967 में इसका शब्द का प्रयोग किया है, ब्लैक होल। 1.4 मीटर सेकेंड चंद्रशेखर सीमा, मतलब कि एक ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल के बारे में जानेंगे। ब्लैक होल एक सीमा बांधा गया है, जो भी प्रकाश है एक निश्चित रूप में जाके देखिए, ये जो सुपरनोवा जो विस्फोट होता है, विस्फोट होने के बाद क्या होता है कि आकाशगंगा में जो एक मतलब आकाशगंगा की बात करें तो वहां एक काला धब्बा पड़ जाता है, और काला धब्बा ऐसा होता है कि ना कोई पुंज जा सकता है, मतलब पुंज का मतलब कोई विकिरण जा सकता है, और ना ही कोई आ सकता है। यह अंधकार की तरह हो जाता है, और अंधकार होने के बाद एक सीमा खींची गई जिसका नाम है चंद्रशेखर सीमा। उस चंद्रशेखर सीमा जाने के बाद आपका गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी आपका कम हो जाएगा। उसी सीमा के अंदर जो मतलब सीमा दिया गया उसे चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं, जिसे ब्लैक होल मतलब काला, एकदम पूरी तरह से काला होता है, उसे हम ब्लैक होल कह सकते हैं। इसी के कड़ी में 1930 में लगभग जो है इनका मतलब 1930 में जाके एक, आपने सीवी रमन का नाम सुना होगा, बहुत की शास्त्री थे जो सीवी रमन, जिसको 1930 में नोबेल पुरस्कार मतलब 1930 में से दिया गया। ठीक है, और 1930 में उन्हें दिया गया। 1935 में जाके चंद्रशेखर सीमा का जो है पता चला 1935 में जाके, और 1983 में मतलब कि अमेरिका में जो है इसका मतलब कि प्रचार हुआ 1935 में चंद्रशेखर सीमा के बारे में, और 1983 में जाके इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि चंद्रशेखर सीमा का जो है 1935 में जाके जो है इसका पूरी तरह से पता चला कि प्रचलित हुआ 1935 में जाके अमेरिका में, और 1983 में जो है नोबेल पुरस्कार उनको मिला। ठीक है, ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। अब हम पल्सर, इसी का एक और है पल्सर स्टार। जब सुपरनोवा, देखिए यहाँ पर भी हम अगर इसे कह सकते हैं कि जो विस्फोट होता है वो सुपरनोवा भी हो सकता है। तो सुपरनोवा का जो विस्फोट होता है और छोटे छोटे आकार में हो जाते हैं, और छोटे छोटे आकार में या तेजी से पृथ्वी का चक्कर लगाने लगते हैं, उसे हम सुपरनोवा पल्सर स्टार कह सकते हैं। जो छोटे छोटे आकार बनकर विस्फोट होने के बाद छोटे छोटे आकार में परिवर्तित हो जाते हैं और या तेजी से घूमने लगते हैं, उसे हम पल्सर स्टार कह सकते हैं। सप्तऋषि क्या है? सप्तऋषि का मतलब है कि एक जैसा तारा, मतलब जैसे तारा है, मतलब कि ऐसे 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 तारा है, और यह एक ही समान ऐसा ही रहते हैं। उसे सात सब तारा का मतलब समझ सकते हैं, सात तारा
सात तारा मतलब होता है कि जो भी तारा है वो समान आकार और समान जगह पर एक ही समय दिखाई देता है, उसे हम सप्तऋषि कहते हैं। जो हमेशा एक ही स्थान पर या एक ही समय दिखाई पड़ता है उसे हम सप्तऋषि कह सकते हैं। देखिए हमने तो समझ लिया कि आकाशगंगा क्या है, किस तरह से बिग बैंग थ्योरी हम जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम आपको बता रहे हैं तो हम भी जानते हैं कितना आपको समझ में आएगा और कितना नहीं समझ है। यहाँ पे समझने का यही बात होता है कि आप जो भी पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं उसको अच्छी तरीके से समझ लें। ज़्यादा कुछ आता नहीं है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। इसमें जो है बिग बैंग थ्योरी के बारे में अगर आपको बताया जाए तो लॉर्ड लेमेंटर है, इसका स्टेडी स्टेट थ्योरी का मतलब होता है कि साम्यावस्था सिद्धांत है, जिसमें गोल्ड बॉडी है, जो इसका साइरस गोल्ड है बॉडी है। तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है कितने आकाशगंगा है, सौरभ का आकाशगंगा है, हमारी जो आकाशगंगा का नाम क्या है, तो मंदाकिनी है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन हैवी नहीं आते हैं, ठीक है। और इसके कड़ी में जो आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ को भी हम बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, थोड़े थोड़े ज्ञान को बढ़ाएंगे। अब हम बात करेंगे जो भी एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में सबसे ज़्यादा, जो आपको बेसिक से मान सकते हैं इसको, कि जब कहा गया कि जब ब्रह्मांड एक समय चाल में मतलब समय चाल को, या अगर हम बात करें कि शुरुआती दौर में, तो जब ब्रह्मांड की जो एक तरह से अगर व्याख्या के बारे में बात करें तो सबसे पहला एक वैज्ञानिक है वो मिस्र यूनानी का टॉलमी, जिसे हम कह सकते हैं कि एक तरह से ब्रह्मांड के शुरू सिद्धांत अगर इसके बारे में बताया तो वो टॉलमी ही थे। तो 140 ईस्वी में इन्होंने बताया है। यहाँ से पूछेगा क्वेश्चन कि किसने कहा है कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य ग्रहों को चक्कर लगाता, सौरमंडल का चक्कर लगाता है। तो यह टॉलमी ने कहा, वो कहाँ के थे, मिस्र यूनानी थे, मिस्र के रहने वाला है। कब बताया, 140 में, ये ध्यान रखिए। एक थे कोपरनिकस, जब हद हो गई, जब इन्होंने कहा कि भैया पृथ्वी तो केंद्र में है, सौरमंडल का चक्कर लगाता है सूर्य, तो कहा कोपरनिकस ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। जो कोपरनिकस पोलैंड के थे, 1543 में कहा कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी जो है सौरमंडल का चक्कर लगाती है। यह सिद्धांत 100% साबित हुआ। उसके बाद क्या हो कि धीरे धीरे एक ग्रेसल थे, उन्होंने भी बताया कुछ धीरे धीरे जाके। तो जो भी पॉइंट हमने दिया किताब में, तो बहुत सारे पॉइंट है जो एग्जाम से पूछे जाएंगे, वही पॉइंट को हमने यहाँ लिखवाया। एक है गैलीलियो का नाम आप सबने सुना होगा। 1909 में एक दूरबीन की सहायता से आसमान की स्टडी की थी। आसमान का जो है आसमान के स्टडी का मतलब उनको आसमान के बारे में पूरी तरह से समझा और समझने की भी कोशिश की। तो इसी तरह से दूरबीन का जो है गैलीलियो के नाम से भी जाना जाता है, जिसने 1909 में दूरबीन की सहायता से इन्होंने स्टडी की। दूरबीन स्टडी का मतलब कि पढ़ाई किया एक तरह से आसमान की। तो 1609 में गैलीलियो ने, ठीक है। तो इस तरह से हमने कोशिश किया कि आपको समझाने की, और नासा ने 2001 में इसको पुष्टि की बिग बैंग थ्योरी को। तो इसको भी समझिएगा, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर सोचिएगा तो ज़्यादा हैवी चैप्टर नहीं है, लेकिन आप समझिएगा तो बेहतर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो भी पॉइंट है यहाँ पर हमने कोशिश किया कि ज़्यादा आपको समझ में आए, और रेगुलर आप रहेंगे, और कोशिश यही करेंगे कि लगातार मेरा वीडियो आए और आप लोगों का प्यार जो है बना रहे। और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तब हमको भी तो मन लगेगा ना। हम भी रूठ गए थे यार, क्या करें, लाइक तो मिलता ही नहीं है, सब्सक्राइब मिलता है। देखिए ये नहीं है कि हमको पैसा मिलता है इसके लिए कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरा रेगुलरिटी आपके साथ बना रहे। और जो भी दिक्कतें हो वो पूरी दिक्कतें को हम अपने ऊपर ले लेंगे। और जो भी आपको दिक्कत हो, जहाँ से भी हम कोशिश करेंगे उसको सामना करने की। और जो भी अगर कोई भी चैप्टर से आपको अगर दिक्कत हो, 11 12 जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर सकते हैं। उनकी जो भी समस्या आपकी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं अगले सीरीज में।